हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए टर्न है प्रोज़ का। इंग्लिश में जो हम अभी तक जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसमें हमने प्रोज़ में आपको फर्स्ट लेसन स्टडी करा था और उसका नाम था, हमने पढ़ा था गर्ल विद ए बास्केट। उसके बाद हमने पढ़ा था अ फेलो ट्रैवलर। और आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो मैं यहाँ पर आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम है द होम कमिंग। ठीक है, तो होम कमिंग के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब इस साल जो 70% जो सिलेबस हमारा हो गया है उसमें जो हमारा थर्ड लेसन था वो उन्होंने वहाँ से रिप्लेस कर दिया है, इन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इसको हम स्टडी नहीं करेंगे बोर्ड के लिए। तो जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो स्टडी कराए जा रहे हैं, जो पहला लेसन था गर्ल विद ए बास्केट और सेकंड लेसन आपने स्टडी करा था अ फेलो ट्रैवलर और थर्ड लेसन आज हमारा होगा जो बुक में 4th नंबर पे है, लेकिन हम यहाँ पर इसको थर्ड लेसन में काउंट करेंगे, द होम कमिंग। ठीक है, तो होम कमिंग क्या है? तो प्रोज का सिलेबस सबको पता है। प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और वोकेबलरी बेस्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमारा सिलेबस आता है। इसको बच्चों अच्छे से स्टडी करते हैं। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर, जो हमारा नया लेसन है द होम कमिंग। द होम कमिंग क्या है? होम कमिंग का मतलब होता है होम माने घर, जैसे हम घर में रहते हैं, और कमिंग माने होता है आना, अर्थात घर आना। तो द होम कमिंग का हिंदी में अर्थ हुआ घर आना। इसके जो राइटर हैं वो हैं आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर का जो फुल नेम है बच्चों क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इस पाठ के लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे जो नाटककार भी रहे हैं और जिन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय गान हमारा उन्होंने जो लिखा है जन गण मन अधिनायक, ये भी हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने इसको कंपोज किया था, यानी कि लिखा था जन गण मन अधिनायक। इज दैट क्लियर? तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ेंगे इस वीडियो में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही जो हमारा पार्ट है द होम कमिंग, उसकी मैं स्टडी आपको करके बता रहा हूँ। तो होम कमिंग का मैंने आपको हिंदी में अर्थ बताया घर आना। तो घर आना क्या है बच्चों? यानी एक तो होता है कि हम कहीं चले जाते हैं फिर हम अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस पार्ट की जो थीम है वो बिल्कुल अलग है। आप वीडियो को पूरी देखा करें। आप शुरू की देखते हैं और फिर बाद में उसको कट ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वैसा 15-20 मिनट 30 मिनट वीडियो में अन्य चीज़ें देखते रहते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन वीडियो का जब नंबर आता है तो आप उसको कट कर देते हैं कि चलो यार कौन देख रहा है वीडियो। तो अब तो बच्चों यही हमारा बेस है इंटरमीडिएट की पढ़ाई का। तो आप सभी बालक हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और आप उसको नहीं देखते हैं, केवल PDF से नोट्स उतार लेते हैं। तो वीडियो को सुने, देखें, फिर उसको अपने माइंड में इमेजिन करें और आफ्टर दैट स्टडी करें, जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो आर.एन. टैगोर ने इसमें द होम कमिंग में एक बच्चे के कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कैरेक्टर्स मतलब इसमें जो चरित्र हैं, कौन कौन इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं। तो पहला हमारा कैरेक्टर है फटिक चक्रवर्ती। क्या नाम है बच्चों? फटिक चक्रवर्ती, जो रिंग लीडर होता है। रिंग लीडर का मतलब क्या होता है? यानी हम कह सकते हैं कि जैसे सरगना, रिंग लीडर को हिंदी में हम कहते हैं सरगना, लेकिन यहाँ पे सरगना वर्ड अच्छा नहीं लगेगा तो आप लीडर ही रहने दीजिए। रिंग लीडर, रिंग लीडर मतलब जो बॉय ऑफ 14 ईयर, कितने वर्ष का था फटिक? 14 साल का था, जो बॉम्बे में रहता था। तो यहाँ पर मैं पहले आपको फटिक चक्रवर्ती के बारे में बता रहा हूँ कि फटिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ हिज लोकलिटी या ऑफ हिज विलेज। ठीक है, ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, वह एक 14 वर्ष का लड़का था। ही लिव्ड इन बॉम्बे, वह बॉम्बे में रहता था। ही वॉज वेरी नॉटी, वह बहुत ही शैतान था और उसके दिमाग में कोई ना कोई न्यू मिसचीफ्स आती रहती थी। अ न्यू मिसचीफ्स केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता था। वो एक उत्पाती बच्चा था, 14 साल का था, लेकिन बहुत ही शैतान था और कुछ ना कुछ शैतानी वो करता रहता था किसी न किसी प्रकार से, जो भी उसकी जो शैतानियाँ थी। ठीक है, तो मैंने भी आपको फटिक के बारे में बताया था कि फटिक वॉज द रिंग लीडर ऑफ हिज विलेज। रिंग लीडर मतलब सरगना। द बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड, जो 14 वर्ष का एक लड़का था जो बॉम्बे में रहता था। यानी फटिक जो है वो हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है और अपने जो गांव के जो लड़के थे उनका रिंग लीडर भी था। और सेकंड कैरेक्टर बच्चों हमारा यहाँ पर माखन, यानी मक्खन या माखन कह सकते हैं, ब्रदर टू
फटिक। यानी सेकंड कैरेक्टर इस जो कहानी है इसमें क्या है, यानी माखन। माखन इज द ब्रदर टू फटिक, यानी मक्खन जो था वो फटिक का रियल ब्रदर यानी कि सगा भाई होता है, जो बहुत ही सीधे स्वभाव का है और पढ़ने में भी अच्छा है, मेहनती है, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है और वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है यानी स्पेंड करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कैरेक्टर है हिज मदर, यानी जो फटिक की माँ है। एक हमारा जो थर्ड कैरेक्टर क्या है इस प्ले में, इस कहानी में, वो फटिक की माँ है जो एक विडो हैं। विडो का मतलब होता है बच्चों विधवा, यानी कि जो फटिक के जो पिताजी उनकी डेथ हो चुकी है। फटिक्स फादर हैड डाइड एंड नाउ फटिक्स मदर वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ विडो, यानी विधवा का जीवन उनकी मदर जी रही हैं। इधर के उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम मैंने आपको बताया था फटिक चक्रवर्ती और दूसरा है मक्खन चक्रवर्ती, जो दोनों ही अपनी माँ के साथ बॉम्बे में रहते हैं। उनकी माँ जो है बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करती हैं, ठीक है। उन्होंने अपने भाई के खिलाफ जा कर के लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के कारण उनके भाई ने उनका त्याग कर दिया था, इसलिए अपने दोनों बच्चों को लेकर वो बॉम्बे में रहती हैं। दुर्भाग्य से उनके पति की डेथ हो जाती है और फिर दोनों बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है बच्चों वो कैसे हो जाते हैं, यानी अनाथ हो जाते हैं। फिर एक माँ के लिए आप जानते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर बालक ठीक होता है तो माँ को अच्छा लगता है, लेकिन फटिक जो था वो शैतान प्रवृत्ति का था और जो मक्खन था वो एक सीधा साधा और एक मेहनती और एक पढ़ने में स्टैडियस बच्चा था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे यहाँ पर आता है बिशंबर। बिशंबर जो थे उनके मैटेरिनल अंकल थे। मैटेरिनल अंकल का मतलब होता है मामा, यानी कि जो बिशंबर थे, बिशंबर फोर्थ कैरेक्टर इस प्ले में, इस कहानी में, उनका नाम है बिशंबर, जो कि फटिक और मक्खन के मामा जी हैं। मामा आप जानते हैं जो मामा होते हैं अर्थात उनकी मम्मी के भाई, जिनका नाम था बिशंबर, जो कहाँ रहते थे बच्चों, कलकत्ता में रहते थे। कहाँ रहते थे, कलकत्ता। ये हम इस तरह पढ़ सकते हैं बिशंबर इज द मैटरनल अंकल टू फटिक चक्रवर्ती एंड मक्खन, ठीक है। ही लिव्स इन कलकत्ता। कहाँ रहते हैं वो, कलकत्ता में रहते हैं। तो मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया, होम कमिंग के टाइटल के बारे में बताया, घर को आना इसके कैरेक्टर मैंने आपको बताए, और अब मैं इसकी थीम आपको शॉर्टली यानी इन ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। इसी को आप अपनी स्टडी माने, इसी से आप पढ़ाई करें और फिर कोई समझ में ना आता है तो फिर भी उसको समझने का प्रयास करें। इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटिक चक्रवर्ती जो था, एक दिन क्या होता है जैसे मैंने बताया था कि वो बहुत ही शैतान लड़का होता है। उसके दिमाग में अ न्यू मिस्चीफ केम इन हिज माइंड, ठीक है। क्या मिस्चीफ आई थी, मिस्चीफ मतलब शैतानी। क्या शैतानी थी, उसने अपने साथ के लड़कों से एक दिन प्लानिंग बनाई। क्या प्लानिंग बनाई कि चलो आज कुछ हम नई शैतानी करते हैं, ठीक है। और उसने एक नई शैतानी सोची। क्या शैतानी सोची थी, एक नदी के किनारे गए, वहाँ पर जो नदी में जो नाव चलाने वाला बोटमैन था, उस बोटमैन ने नाव को चलाने के लिए एक लकड़ी का लट्ठा यानी लॉग रखा हुआ था। उस लट्ठे पर फटिक चक्रवर्ती ने प्लानिंग की अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कि हम इस लट्ठे पर बैठते हैं, ठीक है। जो लकड़ी का एक लंबा सा लट्ठा था कि इस लट्ठे पर बैठेंगे लॉग पर और फिर इसे हम पानी में लुढ़का देंगे। इससे क्या होगा, क्या मज़ा आएगा बच्चों को क्या आनंद आता है, क्या एंजॉयमेंट होता है कि कोई काम बन रहा हो तो उसे बिगाड़ देते हैं, उससे अच्छा लगता है बालकों को। तो ऐसे यहाँ पर बच्चों ने, फटिक ने ये शैतानी सोची कि इसको हम लट्ठे को पानी में लुढ़का देंगे, नाविक जब इसे ढूंढेगा उस नाविक को ये लट्ठा मिलेगा नहीं तो हमें मजा आएगा और वो बेचारा परेशान होगा। ये भी कोई शैतानी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही करने का प्रयास किया। लेकिन जो मक्खन था उसका जो अपोजिट था, जो ब्रदर था फटिक के लिए, उसने क्या किया, वो आता है वहाँ पर, उसको पहले ही पता लग जाता है। यानी मक्खन का काम क्या था, फटिक की शैतानियों को अपनी माँ को बताना और उसकी शैतानी, उसके एन्जॉयमेंट को स्पॉइल करना। स्पॉइल का मतलब क्या होता है बच्चों, खराब करना, उनके आनंद को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना, स्पॉइल करना, ये मक्खन का काम था। तो मक्खन को ही पता लग गया था कि फटिक यहाँ पर एक लट्ठा लुढ़काने वाला है। उसने आकर के क्या किया कि उस लकड़ी के लट्ठे पर वो बैठ जाता है फटिक का भाई। और फिर उस फटिक के भाई ने क्या किया, लट्ठे से उतरा ही नहीं। फटिक के दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई इस लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ है, लॉग ऑफ द वुड, इसको यहाँ से हटाइए। माखन से उसके भाई फटिक ने भी कहा कि भाई उतर जा यार, लेकिन फटिक का भाई माखन उस लट्ठे से नहीं उतरा, वो वहीं बैठा रहा, ये सोचकर कि देखो फटिक तो इस लट्ठे को लुढ़काएगा नहीं क्योंकि मैं उसका भाई इस पर बैठा हूँ। फटिक को मज़ा आता था शैतानी करने में,
और माखन को मज़ा आता था फटिक की शैतानी को खराब करने में, उसके एंजॉयमेंट को खराब करने में। लेकिन फटिक कैसा लड़का था? उपद्रवी था, शैतान था, इसलिए वो उसे ये भी नहीं लगता था कि मेरा भाई है। उसने क्या काम किया, जब वो नहीं माना उसने उससे 2-3 बार कहा, उसने कहा कि भाई उतर जा लट्ठे से, लेकिन फटिक का भाई मक्खन लट्ठे से नहीं उतरा। फिर फटिक ने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो हम इस लकड़ी के लट्ठे को मक्खन सहित ही नदी में धकेल देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या प्लानिंग की और उन्होंने कहा कि 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 2 3, यानी 1 2 3 क्यों करते हैं? अगर मैं पाठ पढ़ा रहा होता तो आपको बताता। उसने क्या कहा कि जैसे किसी चीज़ को हम ढकेलते हैं तो एक कहते हैं 1 2 3 एंड गो, मतलब क्या हुआ? 1 2 3 एंड गो, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 और चल। तो इस तरह से उन्होंने लट्ठे पर जोर लगाया, पूरी अपनी मेन फोर्स का मतलब होता है बच्चों, यानी जो उनकी मुख्य शक्ति थी उस मेन फोर्स का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, MAINFORCE, उस मेन फोर्स का पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके मक्खन सहित उस लट्ठे को पानी में फेंक दिया। अब मक्खन के चोट लग जाती है, मक्खन बाहर आता है, फटिक पर टूट पड़ता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसका चेहरा नोच लेता है। लेकिन जो फटिक होता है थोड़ी देर तो बर्दाश्त करता है कि मेरा छोटा भाई है, लेकिन बाद में फटिक भूल जाता है और फिर फटिक क्या करता है कि अपने छोटे भाई मक्खन को मारने लगता है। जब वो नहीं मानता तो उस पर घूंसों का प्रहार करता है और फिर उसको काफ़ी पिटाई लगाता है। वहाँ से माखन भागकर सीधा अपनी माँ के पास आता है घर पे, और माँ के पास आकर जो घटना वहाँ घटित हुई थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हाइपरबोलिक लैंग्वेज में अपनी माँ को बताता है कि माँ आज फिर मुझे फटिक भैया ने मारा। तो आप ये सोचिए क्या फटिक की गलती थी? नहीं, फटिक की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, उसके भाई की गलती थी। उसने उसका एन्जॉयमेंट ख़राब किया, उल्टा उसे मारा, उसका चेहरा नोच डाला, ही प्रिक्ड हिज फेस। फिर उसने फटिक ने उसको बाद में पनिशमेंट दिया। ठीक है, फिर फटिक की माँ गुस्सा करती हैं कि ये लड़का जो है मेरा बड़ा वाला फटिक, ये हमेशा कोई ना कोई शिकायत लेकर आता रहता है, मैं इससे तंग आ गई हूँ। इसलिए उन्होंने फटिक को ही उल्टा डांटा और मारा। फटिक ने बताने की कोशिश की कि मदर आई डिड नॉट डू दैट, माँ मैंने वो नहीं किया। उसने ये बात 3-4 बार रिपीट की, आई डिड नॉट डू दैट मदर, बट माँ ने नहीं विश्वास किया और माँ ने उल्टे फटिक को ही मारना शुरू कर दिया। तब फटिक वहाँ पर बोलता है मदर डोंट हिट मी लाइक दिस लाइक दैट, माँ मुझे इस तरह से मत मारो, वैसे मत मारो। लेकिन उसकी माँ उसको मारती चली गई। फटिक से धोखे में क्या होता है कि अपनी माँ को धक्का लग जाता है और उसकी माँ गिर जाती हैं। फटिक की मदर को बुरा लगता है, वो कहती हैं अब तुम अपनी माँ पर भी हाथ उठाओगे लाइक योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरह तो मुझे भी मारेगा, तो इतना उपद्रवी हो गया है, इतना बदतमीज़ हो गया है। और फिर फटिक को वहाँ से वो मार करके निकाल देती हैं। फटिक बेचारा कुछ नहीं कह पाता है। यहाँ पर बच्चों क्या है कि हमें बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं, साइकोलॉजी होती है, उसको समझना चाहिए। फटिक एक 14 वर्ष का बच्चा है, उसे उसकी माँ भी नहीं समझती है। माँ ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती है, प्यार करती हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाती, वो छोटे बच्चे की बात को मानती हैं, इसलिए फटिक को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। फटिक नाराज़ होकर नदी पे आता है, वहाँ पर लट्ठे पे आके बैठ जाता है, एक घास का तिनका लेता है और ही च्यूड दैट, उस टैग को, उस घास के तिनके को वो चबाता रहता है। लकड़ी के लट्ठे पर बैठा कभी पैर अप करता है, कभी डाउन करता है, जैसे आप देखते हैं ट्रेन का सिग्नल होता है अप एंड डाउन, ऐसे अपने टांगों को उठाता रहता है, सीरियस मूड में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं, फटिक से रास्ता पूछते हैं कि मुझे चक्रवर्ती फैमिली में जाना है। फटिक नहीं जानता था, फटिक डिड नॉट नो दैट मैन, दैट मैन वॉज हिज मैटरनल अंकल विशंबर। फटिक नहीं जानते थे कि वो उसके मामा हैं विशंबर, जो कलकत्ता से आए थे। मैंने आपको बताया था कि वो कलकत्ता में रहते थे, विशंबर जो उनके मामा हैं। ठीक है, और फटिक ने उसको रास्ता नहीं बताया और उसने पैर उठाकर इस अंदाज में उन्होंने बताया जैसे हम पैर से बताते हैं कि उधर जाके देख लो, इधर जाके देख लो, लेकिन उन्होंने उसको मुंह से नहीं बताया, केवल पैरों से इशारा कर दिया और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फटिक घर आता है, देखता है कि जिस आदमी को उसने अवॉइड किया था वह आदमी उन्हीं के घर बैठा हुआ है। फटिक कि माँ सारी बात अपने भैया यानी कि विशंबर को बताई थी हैं, वो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े, और लेकिन ये बहुत शैतान है। तब फटिक के मामा कहते हैं अपनी बहन से यानी कि फटिक की मदर से कि अगर तुम चाहो तो मैं फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाना चाहता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे टाइटल का आपको महत्व पता लगेगा, होम कमिंग का। उनकी माँ तैयार हो जाती हैं। उनकी माँ को किस बात की खुशी होती है? उनकी माँ यानी हिज मदर फील्स हैप्पीनेस फॉर सम टाइम
एंड फील सोरो फॉर सम टाइम। इस लाइन को लर्न करना। उनकी माँ कुछ समय के लिए आनंद महसूस करती हैं, कुछ समय के लिए दुख महसूस करती हैं। आनंद क्यों महसूस करती हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा अब कलकत्ता में मेरे भाई की देखरेख में जाके एजुकेटेड हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई को कर लेगा। और दुख क्यों होती हैं? दुख इसलिए होती हैं, उनको ऐसा दुख महसूस होता है कि उनका बेटा अब उनसे दूर चला जाएगा। माँ की फीलिंग को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। लेकिन फटिक बहुत खुश होता है ये सोचकर कि अब मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी मक्खन से और मेरी माँ की डांट से, पिटाई से। लेकिन बालकों, अपने घर की अपनी माँ की पिटाई, अपने पिता की डांट और अपने घर जो होता है अ होम फॉर अ चाइल्ड, ए होम या अ होम फॉर अ चाइल्ड इज़ लाइक अ हेवन, इज इट क्लियर, ऑन द अर्थ। यानी एक बच्चे के लिए उसका अपना घर पृथ्वी पर स्वर्ग होता है। एंड हिज पेरेंट्स लाइक गॉड्स एंड गॉडेज, और उसके माता पिता जो होते हैं वो ईश्वर की तरह होते हैं, देवी देवताओं की तरह होते हैं। तो माता पिता की डांट से कभी हमें क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड इफ़ अवर पेरेंट्स स्कॉल्ड अस। यदि हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तो कभी भी हमें उनकी डांट को माइंड नहीं करना चाहिए। इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि आज तो मुझे घर से जाने को मिल रहा है, मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। तो आप कभी भी अपने जीवन में ऐसी घटना हो तो माँ या पापा की डांट से घर को छोड़ने का विचार भी अपने मन में नहीं लाना। इज इट क्लियर? ये मेरा आपके लिए मैसेज है जो मैं लास्ट में आपको इसमें बताऊँगा विद इन 2 मिनट्स। तो इस तरह से फटिक बहुत खुश हो रहा था कि उसकी माँ से उसे छुट्टी मिल रही है, मक्खन से छुट्टी मिल रही है। अब वो कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता में जहाँ जाता है उसकी मामी जो होती है, मामा तो एक बार को प्यार करते हैं लेकिन मामी जो है कभी कभी प्यार बच्चों को नहीं करती। उनकी फैमिली में पहले से ही 3 बच्चे थे, उनके मामा की, उनके 3 बच्चे थे और उनकी वाइफ और खुद उनके मामा। तो कितने कैंडिडेट हुए? फटिक के मामा की फैमिली में 5 यानी 5 हुए। देयर आर 5 मेंबर्स इन फैमिली ऑफ फटिक्स मैटरनल अंकल विशंबर इन कलकत्ता। और फटिक कैसा मेंबर हो गया? अब 6 यानी 6ठे नंबर का जो उनका मेंबर था वो कौन था उनके परिवार में? फटिक था। इस तरह से फटिक की मामी जब फटिक को देखती हैं तो एकदम से बिल्कुल निराश हो जाती हैं, गुस्सा करती हैं और अपने हस्बैंड से जाकर बोलती हैं कि अब तुम एक नए बर्डन को ले आए, अ न्यू कमर इज़ अ न्यू बर्डन फॉर मी। मुझे अब इन 3 बच्चों के साथ साथ एक बच्चे को और संभालना होगा। ये फटिक इस बात को सुन लेता है। तो फटिक ने बहुत प्रयास करता है कि वो अपनी मामी को खुश करे, अपने आंट का मन जीत ले, लेकिन उसकी मामी उसको कतई पसंद नहीं करती है। यानी हिज क्या था, आंट डज नॉट लाइक हिम। क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि फटिक उनकी फैमिली में रहे। इधर क्लियर? फिर भी फटिक के मामा फटिक को एक स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। वो सोचते हैं पढ़ेगा, लेकिन फटिक वहाँ नहीं पढ़ता, स्कूल में बहुत शैतानी करता है जैसा उसका स्वभाव था। अपने मामा घर जाके वो नहीं सुधरा और एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसकी काफ़ी पिटाई लगाई। उसे इस बात से क्षुब्ध हुआ, बुरा लगा। फिर उसने एक दिन बुक खो दी, जो उसकी बुक थी। उसने अपनी मामी से आकर बताया कि मेरी किताब खो गई है। तब उसकी मामी ने कहा कि वी शैल नेवर अफोर्ड टू यू, हम तुम्हारे लिए कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगे। बार बार तुम किताब मांगते हो, कभी ये किताब खोते हो, कभी वो किताब खोते हो। आई हैव नो मनी टू गिव यू, मैं तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इससे ज़्यादा स्कूल के बच्चे तो कम मजाक बनाते हैं फटिक का क्लास में, क्योंकि वो रिजल्ट में फेल भी हो जाता है। उसके जो मोमेरे भाई बहन हैं वो उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। अब आप देखिए बच्चों, अपने भाई की डांट खाने से क्या ये अच्छा है कि दूसरे लोग डांटें? अपनी माँ की पिटाई खाने से क्या ये अच्छा है कि दूसरे की माँ हमें पिटाई लगाए? तो अपना घर अपना होता है। फटिक को वहाँ धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था। क्या रियलाइज़ हो रहा था? कि इससे तुम अपने घर ही अच्छा था। मेरी माँ तो डांटती थी तो मेरी माँ तो थी, मेरा भाई मेरी इंसल्ट करता था तो मेरा भाई तो था, लेकिन यहाँ पर मेरे जो मामा के बच्चे हैं वो मेरी इतनी इंसल्ट करते हैं स्कूल में कि फटिक को बेचारों को मुंह छुपाना पड़ता था। एक दिन फटिक को बहुत गुस्सा आया और वो स्कूल से भाग गया और घर आया नहीं और वो रास्ते में इधर उधर घूमता रहा। बारिश होने लगी। फटिक की मामी को तो बहुत अच्छा लगा था, सी फेल्ट रिलैक्स, उन्होंने महसूस किया आराम कि फटिक अब यहाँ नहीं आएगा। लेकिन फटिक के मामा को नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज वो उनकी सिस्टर का लड़का था। इसलिए मामा उसको पूछने लगे और उन्होंने सारे में ढूंढा, बट फटिक उन्हें कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने पुलिस की हेल्प ली। फटिक के मामा विशंबर पुलिस के पास जाते हैं और उसकी कंप्लेन करते हैं कि मेरा भांजा जो है फटिक चक्रवर्ती वो गायब है और वो मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले बैन लेकर आते हैं, वो उसे ढूंढते हैं। तब एक लड़का वहाँ पर पड़ा होता है, सड़क पर पानी में बारिश हो रही होती है, पूरी तरह बारिश से भीग जाता है। ही वॉज टोटली गॉट बैड, वे पूरी तरह से गीला हो जाता है, भीग जाता है। फटिक
कि मामा के घर उसको लेकर आते हैं फटिक को पुलिस वाले, और लाकर के दरवाज़ा नोक करते हैं तो उनकी मामी को फिर गुस्सा लगता है कि गई हुई आफत फिर से घर आ गई, ये तो इससे तो अच्छा था कि बच्चा मर जाता। इस बात को फटिक सुन लेता है बेहोशी के आलम में भी, उसे बुरा लगता है कि मेरी माँ मुझे मारती तो थी लेकिन कभी इस तरह से अब्यूज़ नहीं करती थी, और फिर उसको फील होता है, बहुत अधिक फील करता है। ही फील्स सो मच दैट ही फेल इल, वो इतना महसूस करता है कि बीमार पड़ जाता है, उसका फीवर बहुत बढ़ जाता है बच्चों, और फीवर बढ़ने के कारण फिर वो केवल 2-3 बातें बड़बड़ाता है। कौन सी बातें बताइए? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। क्या बात थी? जब उसकी माँ उसको मारती थी तो बोलता था मदर डोंट बीट मी लाइक दिस, मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, ये उसका जुमला था, ठीक है। और उसकी मदर वहाँ पे होती नहीं है, बट वो सपने में बुखार की बेहोशी में वो अपनी माँ को हाथ करते हुए बड़बड़ाता है कि मदर मुझे ऐसे मत मारो, माँ मुझे ऐसे मत मारो, लेकिन उसकी माँ वहाँ पे थी नहीं। डॉक्टर बहुत प्रयास करता है, उसको मेडिसिन देता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सफल नहीं होता, फटिक का बुखार नहीं उतरता। तब फटिक के मामा वहाँ पर आते हैं और वो समझ जाते हैं, और डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि दवाई से ज़्यादा फटिक को उसकी माँ की आवश्यकता है, उसकी माँ को बुला लीजिए। जब भी फटिक होश में आता था तो अपनी माँ से, अपने मामा से पूछता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन है, अंकल डिड माई मदर कम, अंकल क्या मेरी माँ आ गई? तो उनके मामा जी उनको एक रिप्लाई करते थे संतुष्टि के लिए, क्या था कि अभी बच्चे हॉलीडे नहीं आई हैं। इस लाइन को आप याद रखेंगे, हॉलीडे हैज़ नॉट कम, यानी अभी भी छुट्टी नहीं आई है। इज दैट क्लियर? तो फटिक को ऐसा लगता है कि कब छुट्टी होंगी, जब स्कूल की छुट्टी पड़ेंगी तब मेरी माँ मुझे लेने आएंगी, इसी वेट में वहाँ पड़ा रहता है, करहाता रहता है। ही वॉज मोर्निंग ऑन द बेड, इज दैट क्लियर? एंड वेटिंग फॉर हिज मदर, कि मेरी माँ आए, लेकिन माँ के आने से पहले क्या होना है? छुट्टियाँ पड़नी चाहिए, हॉलीडे। तब फटिक के मामा उसके घर संदेश देते हैं, उनकी बहन तूफान की तरह आती हैं अपने बेटी की बीमारी को सुनकर। आप सोचिए वही माँ थी जो उसे पिटाई लगाती थी, पिटाई भी प्रेम में लगाती थी ताकि उनका बच्चा सुधर जाए। तो जब भी माता पिता मारते हैं, टीचर्स मारते हैं, डांटते हैं, तो वो उनका प्रेम होता है बच्चों, ना कि वो हम पे कोई गुस्सा निकालते हैं। हमें उसको वेयर करना चाहिए, सहन करना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। इस तरह से जो फटिक चक्रवर्ती था वो वहाँ पर पड़ा होता है बेड पर और अपनी माँ को रिमाइंड करता है, हमेशा रियलाइज़ करता है। तभी फटिक की मदर आती है कमरे में, फटिक बेहोशी में होता है। आते ही उनकी माँ अपने बेटे के सीने पे गिर जाती हैं, सर रख के रोने लगती हैं, उसको उठाने की कोशिश करती हैं। फटिक वॉज कॉन्सलेस, यानी फटिक जो था बिल्कुल बेहोश था इस समय, फिर भी फटिक की माँ वहाँ पर बैठती हैं। आफ्टर सम टाइम फटिक गॉट कॉन्शियस, फटिक को क्या हो जाता है? वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद अपनी माँ का चेहरा देखता है धुंधली आँखों से, ठीक है। अपनी माँ के चेहरे को देखकर उसे, उसके चेहरे पर स्माइल इज़ ऑन हिज फेस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ का चेहरा एक बच्चे को दिखता है तो वो कितना खुश होता है। तो ऐसे ही वो वहाँ पर अपनी माँ के चेहरे को देखकर प्रसन्न हो जाता है और फिर एक सवाल करता है अपनी माँ से, अपने मामा जी से कि मदर डज द हॉलीडे कम, क्या छुट्टी आती हैं? या ये कह सकते हैं हैज़ द हॉलीडे कम, क्या छुट्टी आ गई हैं? क्यों ऐसा कहा? उसको ऐसा था कि जब छुट्टी होंगी, हॉलीडे पड़ेंगी, तभी माँ आएंगी, ठीक है। और इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फटिक चक्रवर्ती जो था वो एक, मैं दोबारा आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ कि फटिक चक्रवर्ती, क्वेश्चन आएगा बच्चों, हु वॉज फटिक चक्रवर्ती एंड व्हाट टाइप ऑफ द बॉय ही वॉज। फटिक चक्रवर्ती कौन था और वो कैसा लड़का था? तो फटिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ हिज ब्लेज एंड ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। इज दैट क्लियर? उसे शैतानी करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ होम फॉर अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। एक 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका घर का महत्व क्या है, ठीक है। तो अ होम या हिज ओन होम फॉर अ चाइल्ड ऑफ 14 ईयर इज़ लाइक अ हेवन अपॉन द अर्थ, यानी 14 वर्ष के बच्चे के लिए उसका घर पृथ्वी पर एक स्वर्ग की तरह होता है। अपना घर अपना होता है, आवर ओन हाउस इज आवर ओन हाउस। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डिड मक्खन डू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम, व्हाट डिड मक्खन डू टू स्पॉइल द एंजॉयमेंट ऑफ फटिक एंड हिज फ्रेंड्स। यानी कि मक्खन ने अपने भाई फटिक और उसके दोस्तों का आनंद खराब करने के लिए क्या योजना बनाई, क्या किया? तो फटिक, क्या किया था फटिक ने, यानी सॉरी किसने? मक्खन ने। मक्खन वेंट टू द रिवर साइड एंड सेट ऑन द लॉग टू स्पॉइल्ड हिज
एन्जॉयमेंट, यानी उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया उसके आनंद को ख़त्म करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो फटीक एक रिंग लीडर था, उनकी माँ जो थी वो बिडो थी, बिशंबर उनके मामा थे, मक्खन कैसा लड़का था, स्टेडियस बॉय था, अच्छा लड़का था, लेकिन एक ऐब था उसके अंदर कि वो अपने भाई की चुगली अपनी माँ से करता था, उनकी माँ उन्हें प्रेम करती थी। तो मेरा आपको इस कहानी से एक मैसेज है, क्या मैसेज है बच्चों, कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्टेड फॉर आवर पेरेंट्स, यानी हमें हमेशा अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्टेड होना चाहिए, वेदर दे बीट अस और स्कॉल्ड अस, चाहे वो हमें डांटते हैं या पीटते हैं, बट वी शुड नेवर माइंड स्कॉल्ड ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें कभी भी अपने माता पिता की डांट को माइंड नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नेवर थिंक टू लीव आवर होम, और कभी भी हम अपने घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि 14 साल का जो लड़का होता है उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, वो अपने घर में ही प्राइवेसी में खुश रहता है, किस तरह वो रह सकता है, दूसरे के घर जाना, वहाँ पे किस तरह वो रहेगा, कैसे आप अनुभव करेंगे। 1-2 दिन की रिश्तेदारी अच्छी लग सकती है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर यू कैन नेवर बेयर, आप कभी भी इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते एक्सेप्ट योर होम, सिवाय अपने घर के। तो मैंने फटीक चक्रवर्ती के बारे में पढ़ाया, द होम कमिंग, घर को आना। तो किस प्रकार से फटीक चक्रवर्ती जो था लड़का वो कैसा बच्चा था, ये मैंने आपको अभी भी यहाँ पर बताया। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अभी जो मैंने स्टोरी आपको पढ़ाई तो इसको आप मन लगाकर सुनेंगे, वीडियो ज़रूर देखें। मैंने सभी टीचर्स के लिए आपसे आग्रह किया है कि सभी टीचर्स की वीडियो को देखा करें, मेरी आप बात मानेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और इस वीडियो को भी सुने बच्चों स्टार्टिंग से, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। और फिर इसकी जो PDF है वो मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, हमारे प्रयास को सार्थक सिद्ध करिए, तब हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।